दोस्तों इस वीडियो में हम लोन डिफॉल्ट के ऊपर पूरा एक डिस्कशन करेंगे। अब लोन डिफॉल्ट की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी का लोन डिफॉल्ट होता है तो जो बैंक एम्प्लॉय है वो अपनी तरफ से कस्टमर के ऊपर पूरा प्रेशर क्रिएट करता है। कई बार बैंक एम्प्लॉय ये कहेगा कि मेरे को इमीडिएटली लोन का पैसा भर के दो, वरना तुम्हारे घर पे मैं पुलिस भेज दूंगा। कई बार बैंक का एम्प्लॉय ऐसे करके डराता है कि मेरे को इमीडिएटली लोन का पैसा दो, वरना तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस लगाऊंगा, फिर कोर्ट में तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। बार बार जब कोर्ट के चक्कर कटाओगे ना, मतलब एक तरह से चक्कर काटोगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुमने डिफॉल्ट क्यों किया। तो अलग अलग प्रकार के, एक तरह से आप समझो कि प्रेशराइजेशन करने के तरीके हैं बैंक के। कई बार बैंक बहुत गलत तरीके से बात करता है, गाली गलौज देता है, यानी इतने ज्यादा, एक तरह से समझो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कस्टमर इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे देखे गए हैं कि कस्टमर फिर अपने खुद के साथ गलत स्टेप्स ले लेता है। अब इस वीडियो में हम हर एक प्रकार के लोन को देखेंगे। हम ये समझेंगे कि जी लोन की सेटलमेंट कैसे होती है, इन लोन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। देखो, लोन एक ऐसी चीज है, मान लिया कि लोन डिफॉल्ट हो गया, भी जब हमने लोन लिया था तब हमारी प्योर इंटेंशन थी कि हम इस लोन को पूरा कंप्लीटली भरेंगे। लेकिन हो सकता है ना, अब लाइफ एकदम स्मूथ थोड़ी ना है। मान लो अब लोन जब मैंने लिया, मेरी इंटेंशन थी कि मैं इसको पूरा भरूंगा, लेकिन अब सिचुएशन मान लो किसी की ऐसी आ गई कि मान लो किसी की जॉब चली गई, ठीक है जी, या हो सकता है कि किसी के घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अब पैसा है ही नहीं भरने के लिए। अब इस चक्कर में ऐसा थोड़ी कि घर पे पुलिस आके बैठ जाएगी, या इस चक्कर में ऐसा थोड़ी कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटता रहूंगा। तो हर एक अलग अलग प्रकार के लोन में कैसे सेटलमेंट होती है, जिसको हम OTS बोलते हैं, वन टाइम सेटलमेंट, क्या प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल कार लोन में क्या प्रोसेस है, होम लोन में क्या प्रोसेस है, आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, KCC, हर एक का स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक एक को, ठीक है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं एक चीज बताऊं, देखो, आप कभी भी विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनोगे। आप ये कभी भी काम नहीं करोगे कि आपकी जेब में पैसा है और आप जानबूझ के बैंक का पैसा नहीं दे रहे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके घर में मजबूरी आ गई, वो अपने साथ कुछ गलत ना करें प्रेशर में आके, सिर्फ उनकी मदद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मैंने खुद इस डिपार्टमेंट में काफी लंबे टाइम से काम किया। DM एक पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डेट मैनेजर बैंक के अंदर। ये प्रॉपर बैंक की एक पोस्ट है, हर बैंक में होती है। तो इसको मैं एक तरह से अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ एक तरह से शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो कभी भी आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनोगे, ठीक है ना। तो इस चीज में हम हर एक चीज को डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि कैसे सेटलमेंट होती है और सारी की सारी चीजें। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बन जाए, हो सकता है आपने लोन नहीं भी ले रखा और फिर भी एक नॉलेज लेने के लिए अगर आप वीडियो में आए हो तो भी बने रहना। अच्छे से आपको बैंकिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, अगर लोन कोई डिफॉल्ट कर दे कैसे रिकवरी होती है, बैंक क्या स्टेप्स करते हैं, बैंक के पास क्या पावर है, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मान लो लोन आपका कोई भी है, चाहे आपका होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड है, व्हाटसोएवर, कोई भी लोन अगर आपका है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने पहली किस्त ही बाउंस करी और रिकवरी टीम या रिकवरी का कोई एम्प्लॉय आपके घर पे आके बैठ जाएगा और कहेगा जी लोन का पैसा क्यों नहीं भरा। जब आप पहली किस्त बाउंस करते हो, ठीक है जी, आपने पहली किस्त अगर आपकी बाउंस होगी तो आपके अकाउंट को बोला जाता है SMA 0, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। इसमें कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपकी पहली किस्त बाउंस होगी तो बैंक की तरफ से जनरल एक जेंटल रिमाइंडर कॉल आते हैं, बस वही बोलेंगे कि बताओ कोई चैलेंज हो गया, कोई टेक्निकल एरर आ गया, आप किस्त नहीं भर पा रहे क्या। तो इस तरीके से कोई चैलेंज नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। मान लो आपने जी दूसरी किस्त भी बाउंस कर दी तो इस अकाउंट को बोला जाता है SMA 1 अकाउंट, यानी स्पेशल मेंशन्ड 1 अकाउंट। जैसे जैसे आप किस्तें डिफॉल्ट करते जाओगे आपका सिविल हिट होता जाएगा, बस, ठीक है। जैसे मान लो पहली किस्त बाउंस होगी तो 2-4 पॉइंट आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा, दूसरी किस्त बाउंस कर दी तो 2-4 पॉइंट और गिर जाएगा। मान लो अब आपने तीसरी किस्त भी बाउंस कर दी तो आपके अकाउंट को बोला गया अब SMA 2 अकाउंट, ठीक है जी। तो जब SMA 2 अकाउंट हो जाता है कि अब आप 2 किस्तें बाउंस कर चुके, सॉरी, अब आप 3 किस्तें बाउंस कर चुके हो, इसके बाद जैसे ही लोन को 90 डेज हो जाते हैं, यानी अब 90 डेज हो गए आपने लोन का पैसा नहीं भरा, फिर जो आपका लोन है उसे NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जब आपका लोन NPA बन जाता है ना, उसके बाद फिर बैंक आपको लीगल नोटिस भेजना शुरू करता है। NPA से पहले, यानी आपने किस्तें नहीं भरी, 90 दिन अभी तक नहीं हुए डिफॉल्ट हुए को, तब तक कोई भी लीगल नोटिस आपके घर पे नहीं आएगा।
90 डेज तक बैंक फॉलो अप लेगा। जब आपकी 3 किस्तें बाउंस होती है ना, जैसे मान लो पहली किस्त बाउंस होगी, दूसरी किस्त बाउंस होगी, तीसरी किस्त बाउंस होगी, तो पहली किस्त में तो जनरल रिमाइंडर आता है जी बैंक की तरफ से। दूसरी किस्त में बैंक थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है कि क्यों नहीं भर रहे, सस्पेंशन में आ जाता है, मतलब एक तरह समझ रहे हो बात को कि डाउट में आ जाता है, कि डाउटफुल होने लगता है कि ये मेरा एसेट डाउटफुल एसेट बन रहा है, ये भर रहा है कि नहीं भरेगा, पता नहीं भरेगा नहीं भरेगा, तो थोड़ा तेज हो जाती है कॉलिंग उनकी, ठीक है। तीसरी में हो सकता है कि कोई एक आधा बंदा घर पे भी आ जाए रिकवरी के लिए, लेकिन वो गाली गलौच नहीं करेगा। ये जो शुरू के 90 दिन होते हैं, इसे बैंक बोलता है अर्ली बकेट, ठीक है जी, अर्ली बकेट, यानी अभी ताजा ताजा लोन डिफॉल्ट है, इसको अगर हम यहीं से ही रिकवर कर लेंगे ना तो बच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डिफॉल्ट के दिन बढ़ते जाएंगे तो बैंक को भी डर लगता है कि मेरा पैसा कहीं मर ही ना जाए, समझ गए बात को। तो अलग अलग तरीके हैं, फिर बैंक लीगल कार्रवाई शुरू करता है। खैर 90 डेज हो गए, आपका जो लोन है वो एनपीए बन गया। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक की टर्म में ये जो बैंक का एसेट है, आपका जो लोन है वो बैंक का तो एसेट है ना, वो अब परफॉर्म नहीं कर रहा। बैंक को डाउट हो गया कि यार मेरा पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया ये बैंक के लिए। फिर बैंक क्या करता है, सबसे पहले सेक्शन 138, ये बैंक का पहला हथियार है, ठीक है। चलो ये सेक्शन 138 वगैरह पे भी बाद में आएंगे, सारी कार्रवाई पे बाद में आएंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा कि 90 दिन अगर हमें हो गए कि हमने बैंक का पैसा नहीं भरा, चाहे वो कोई भी लोन हो, फिर बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर कर देता है, और एनपीए डिक्लेयर करने के बाद हमारे ऊपर लीगल कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है अलग अलग प्रकार के लोन पे जाने से पहले, कि जी सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में फर्क क्या है। देखो दो तरफ लिख रहा हूं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं सिक्योर्ड लोन, एक तरफ लिखूंगा अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन हो गए आपके जैसे कि होम लोन, आपका कार लोन, या फिर आपका गोल्ड लोन, आप केसीसी को भी सिक्योर्ड लोन कह सकते हो। वहीं अनसिक्योर्ड लोन कौन से हो गए, आपके क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया। क्यों, देखो जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो मान लो आपको बैंक ने 5 लाख रुपए की लिमिट दे दी, क्या आपने लिमिट लेने के बाद उस पैसे को यूज किया, क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कोई घर की चीज गिरवी रखते हो क्या, कोई सोना गिरवी रखते हो क्या, या मकान के कागज गिरवी रखते हो क्या, ना कुछ भी नहीं गिरवी रखते ना, तो इसीलिए इसको अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। ऐसे ही जब हम पर्सनल लोन लेते हैं तब भी कोई भी चीज बैंक में गिरवी नहीं रखते, कोई घर के कागज थोड़ी ना आप गिरवी रखते हो। ऐसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, मान लो घर के लिए टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, ये सारे प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो इन्हें भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बोला जाता है। हालांकि इसके अंदर हम वॉशिंग मशीन अगर लोन पे लिए तो वॉशिंग मशीन बैंक के पास गिरवी है, बैंक चाहे तो हम लोन ना भरे तो वॉशिंग मशीन उठा के ले जा सकता है, लेकिन इसको भी बैंक एज अ पर्सनल लोन ही ट्रीट करता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लोन, जो हमारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, इसके अंदर तो आप समझो अगर किसी के ये लोन डिफॉल्ट है ना, मान लो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है, पर्सनल लोन डिफॉल्ट है और कंज्यूमर ड्यूरेबल का डिफॉल्ट है, तो अगर इन लोन के पीछे अगर आप टेंशन लेके बैठे हो और अपने साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले गए हो, तो आज ही सारे के सारे स्ट्रेस को पैक करके दूर फेंक दो, ठीक है। इनका तो कोई चक्कर ही नहीं है। इन लोन्स के अंदर तो आराम से वन टाइम सेटलमेंट हो जाती है, वो भी बहुत कम अमाउंट में। मैं अभी सारा कुछ बताऊंगा, बैंक क्या फॉलो करता है, हमें क्या करना चाहिए। वहीं चलो इनका भी फिर इलाज बताऊंगा, ये जो सिक्योर्ड लोन है इनका भी हम इलाज देखेंगे। पहले एक काम करते हैं, हम अनसिक्योर्ड लोन्स को समझ लेते हैं, ठीक है। एक एक करके समझना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले पर्सनल लोन से शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया जैसे ही 90 डेज कंप्लीट होंगे, हमारा जो पर्सनल लोन है, मान लो लेट अस सपोज किसी ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और उसको जो है डिफॉल्ट कर दिया। अब बैंक ने उसके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट लगा लगा करके 2 लाख रुपए अमाउंट और जोड़ दी, और अब बैंक कह रहा है कि आपका टोटल 7 लाख रुपए का जो लोन है वो पेंडिंग पड़ा है, ठीक है जी। हमने 3 किस्तें भरी नहीं, 90 डेज हो गए, हमारा जो केस है वो एनपीए बन चुका है, ठीक है जी। अब एनपीए बनने के बाद मैंने जैसे ही आपको बताया, बैंक सबसे पहला काम क्या करेगा जी, सेक्शन 138 का नोटिस भेजेगा। सेक्शन 138 का मतलब होता है बाउंसिंग ऑफ चेक, कि आप लगातार आपकी ईएमआई के लिए जो आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है या आप चेक से पेमेंट करते हो, जो भी है, आपकी किस्त कटना चाह रही है लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इसको बोला जाता है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोला जाता है, ठीक है जी। ये जो सेक्शन 138 है ना, ये बैंक को पावर देता है कि बैंक आपके खिलाफ चीटिंग एंड फ्रॉड का केस कोर्ट में शुरू करवा सकता है, ठीक है जी। तो जैसे ही आपके ये 3 डिफॉल्ट एनपीए हो गया, बैंक आपके घर पे सीधा सेक्शन 138 का नोटिस भेज देगा। इसके साथ साथ दूसरा नोटिस, 2 और नोटिस भेजता है। एक बैंक भेजता है एलआरएन का और एक तीसरा नोटिस भेजता है बैंक डीआरएन का, ठीक है जी। एलआरएन है लोन रिकॉल नोटिस। बैंक कह रहा है कि रिकॉल करेंगे अब लोन को। इसका मतलब क्या है, बैंक कह रहा है कि अभी तक जो आपको हमने 5 लाख का लोन दिया था ना, इसके साथ हमने ईएमआई भरने का ऑप्शन दिया था कि ठीक है 5 लाख का लोन है,
ठीक है, आप हर महीने 20,000, 25,000, 30,000 जो भी किस्त है वो हर महीने करके किस्तें हमें देते रहना, हम थोड़ा बहुत आपसे ब्याज चार्ज करेंगे और फिर आपका जब लोन जो है खत्म हो जाएगा तो हम आपको एनओसी दे देंगे। लेकिन अब बैंक कह रहा है कि आप लगातार 3 किस्तें डिफॉल्ट कर चुके हो, आपका लोन एनपीए बन चुका है, अब किस्तों का सिलसिला खत्म। हमारे को एलआरएन का मतलब यह है कि लोन रिकॉल हो रहा है। लोन रिकॉल नोटिस का मतलब यह है कि अब ईएमआई का ऑप्शन खत्म, हमें सारी की सारी पेमेंट एक साथ चाहिए, ब्याज के साथ और पेनल्टी के साथ। और ये जो डिमांड रिकॉल नोटिस होता है ना, इसका मतलब भी यह है कि हमारे को वन टाइम में पेमेंट चाहिए और फिर वहां पे एक टाइम दे देगा कि विद इन 60 डेज चाहिए, विद इन 90 डेज चाहिए, विद इन 30 डेज चाहिए। तो ये जो 2 नोटिस हैं एलआरएन और डीआरएन और एक सेक्शन 138, ये तीनों नोटिस कोई कोर्ट से नहीं आते, ये कोई कोर्ट नहीं भेज रहा, बैंक कोर्ट में जाकर के नहीं भेजवाता। ये जो 3 नोटिस हैं ये बैंक अपनी तरफ से अपने पर्सनल वकील से ठीक है जी, पर्सनल लॉयर से आपके एड्रेस पे भेजवाता है। ठीक है जी, तो काफी लोग तो यही सोच के डर जाते हैं कि यार ये तो कोर्ट से नोटिस आ गया। ठीक है, कोर्ट, यार इंडिया में कोर्ट जाना कोई इतना आसान काम है क्या यार, लाखों करोड़ों केस पड़े हैं पेंडिंग। ठीक है ना, उसके बाद बैंक को भी पता है कि हम डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें तो जा नहीं सकते। फिर बैंक जब आप लोन लेते हो ना तो वहां पे एक टर्म एंड कंडीशन आप साइन कर देते हो कि मैं पूरी पावर दे रहा हूं बैंक को कि कल को अगर मेरा लोन डिफॉल्ट होता है तो बैंक अपनी मर्जी से किसी भी आर्बिट्रेटर को हायर करके जो है लीगल प्रोसीडिंग शुरू करवा सकता है। अब ये आर्बिट्रेटर क्या होता है, देखो आर्बिट्रेटर ठीक है जी, आर्बिट्रेटर एक तरह से ये एक तरह का प्राइवेट जज है। ठीक है जी, प्राइवेट जज है, कोई भी हो सकता है, बैंक किसी को भी हायर कर सकते हैं जो भी इस प्रोफेशन में है। ये प्राइवेट जज जो है, प्राइवेट जज, बार बार बोल रहा हूं प्राइवेट जज है, ये कोई सरकारी जज नहीं है कि किसी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठ रहा है या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट का जज है। ये प्राइवेट जज है, सिंपल कोई एक छोटा मोटा बंदा है बस ये। ठीक है, इसको बैंक हायर करता है। ठीक है जी, बैंक हायर क्या करता है, बैंक की नौकरी या बैंक की तनख्वाह पे ही चल रहे होते हैं एक तरह से, क्योंकि बैंक इनको हर रोज 2 कितने कितने केस देता है। तो प्राइवेट जो आर्बिट्रेटर है वो एक डेट देगा और आपके घर पे नोटिस आएगा। वो कहेगा कि जैसे मान लो आज जनवरी का महीना चल रहा है, तो मान लो वो कहेगा कि 10 फरवरी को, और आपके घर से बहुत दूर, मान लो अगर आपका घर लेटर सपोज लुधियाना में है, पंजाब में, ठीक है, तो आपके घर से बहुत दूर वो कहेगा कि चंडीगढ़ के अंदर 10 फरवरी को दोपहर को 3 बजे आपके केस की सुनवाई है। ये प्राइवेट आर्बिट्रेटर के पास है। ठीक है, अब आप इसको इग्नोर कर दोगे, छोड़ यार आर्बिट्रेटर के पास कौन जाए, प्राइवेट बंदा है। पहली बात तो लोगों को पता नहीं होता, लोगों को लगता है आर्बिट्रेटर, फिर नेट पे सर्च करते हैं उस पर लिखा आ जाता है जज, तो लोग सोचते हैं भाई जज के पास जाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, कई लोगों को पता होता है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको ही पता होता है कि कोई इतनी दूर आने नहीं वाला, जिसने लोन भरना है वो भर ही देता है, जिसने नहीं भरना वो हर चीज को इग्नोर ही कर रहा है। ठीक है, तो होगा भी ऐसा कि आप इसको इग्नोर कर दोगे और जाने की जरूरत भी नहीं। अब आप इसके बाद नहीं जाओगे तो ये आंख बंद करके, अब आप आए तो हो नहीं हो, ये जजमेंट दे देगा। ये जजमेंट ये देगा कि जो कस्टमर है उसको 7 लाख रुपया रीपे करना ही करना है। भाई 5 लाख उसका प्रिंसिपल है, 2 लाख पेनल्टी और इंटरेस्ट मिला के 7 लाख रुपया कस्टमर को पे करना पड़ेगा। ये ऑर्डर सुना देगा आर्बिट्रेटर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो बैंक के फेवर में ही सुनाएगा, क्योंकि बैंक का ही एक तरह से पपेट है वो तो। ठीक है जी, अब जैसे ही ये ऑर्डर सुनाएगा, अगला स्टेप बैंक ये करता है कि बैंक आर्बिट्रेटर का ऑर्डर लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर बैंक चला गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आपका ही केस जा रहा है, बैंक के अंदर सिर्फ आपने ही थोड़ी ना डिफॉल्ट कर रखा है, पता नहीं कितने हजारों केस, लाखों केस है बैंक के, है ना। तो वो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, अब यहां पे जज के पास टाइम नहीं है 2 मिनट का भी कि साइन कर दे। मतलब समझ रहे हो, देश के अंदर सिर्फ लोन डिफॉल्ट ही थोड़ी है, कोई कुछ करके बैठा है, कोई कुछ कांड करके बैठा है, कोई कुछ कांड करके बैठा है। तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप ही की फाइल खिसकने के लिए आपसे ऊपर पता नहीं 1 लाख फाइल और पड़ी है जज के सामने। समझ गए बात को। तो बैंक को भी ये चीज पता है। ठीक है, यहां तक ये जो आर्बिट्रेटर वाला काम है ना, यहां तक बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो सेक्शन 138 एलआरएन डीआरएन, ये तो वकील है बैंक का एक एम्प्लॉय ही है, उसको बैंक काम असाइन करता है, वो 1 मिनट में आपको भेज देता है। आपको लगता है कोर्ट से नोटिस आ गया, फिर आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन है कि जी ये वर्डिक्ट सुनाई जाती है कि आपको ये लोन भरना है, ये भी बैंक का ही एक पपेट है। यहां तक तो जो भी सारा काम चल रहा है, कोई भी सरकारी वकील ने या सरकारी जज ने कुछ भी जजमेंट अभी तक नहीं सुनाया, ना ही आर्बिट्रेटर के कहने से। आर्बिट्रेटर हालांकि एक प्राइवेट जज है, लेकिन इसके पास इतनी पावर नहीं है कि आपके घर पे पुलिस भेज दे। आप समझ रहे हो बात को, या फिर आपको ये बोल दिया, आर्बिट्रेटर ये भी नहीं बोल सकता कि आपके बैंक अकाउंट को सीज कर लिया जाए, या आपके एचआर को कहा जाए कि हर महीने इतनी इतनी तनख्वाह जो है बैंक को दी जाए। आर्बिट्रेटर के पास सरकारी कोई पावर नहीं है, बस इसने वर्डिक्ट सुना दिया,
समझ के बात को। हाँ, लेकिन अगर मान लो किसी की किस्मत बहुत खराब है, आर्बिट्रेटर का केस लेकर के वो कोर्ट में चला जाए, जो कि नियरली 0.1% भी पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने के बाद ही उसका केस जज के सामने चला जाए, सरकारी जज के सामने, और जज ये कह दे ना अगर कि हाँ जी पुलिस भेजो इसके घर पे, या ऐसा वो कभी कहेगा नहीं, या फिर मान लो इसके अकाउंट को फ्रीज कर लिया जाए, फिर अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लेकिन वही बात है कि आपका केस जज के आगे पहुंचेगा थोड़ी ना इतनी आसानी से। और बैंक को भी ये चीज पता है कि ये 5, 7, 10 लाख रुपए तक के जो केसेस हैं, इसको अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाकर के अगर पुश करवाते हैं, पूरा दम लगाते हैं मान लो, तो उतना तो उनका खर्चा बैठ जाएगा यार, वकील हायर करने का या सारा कुछ करने का। तो बैंक को भी ये चीज पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के हम यार इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और बैंक के पास सिर्फ आपका केस थोड़ी है, आपके जैसे पता नहीं कितने हजारों लोग डिफॉल्ट करके बैठे हैं। तो बैंक बस यहां तक आपको डराता है कि जी लीगल शुरू हो गई, लीगल शुरू हो गई, लीगल शुरू हो गई। इसके बाद, क्योंकि पर्सनल लोन जो है ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, आपकी कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी है नहीं, ठीक है। आप मान लो कोर्ट में भी चले गए, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चले गए जज के सामने, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज कि आपका नंबर वहां पे आएगा, लेकिन बाय चांस अगर मान लो चले भी गए तो आप वहां पे भी तो एक तरह से यही कहोगे ना हाथ जोड़ के कि देखो ऐसा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी जॉब चली गई या फैमिली में कुछ कंडीशन खराब हो गई। जज ये थोड़ी कहेगा नहीं नहीं पूरा पैसा दो, तब भी जज ने यही कहना है कि चलो ठीक है बैंक के साथ सेटलमेंट कर लो। और डायरेक्ट बैंक को भी ये चीज पता है आज नहीं तो कल हमें सेटलमेंट ही करनी है। अब क्योंकि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और या फिर आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन है, तो बैंक को भी ये चीज पता है। अब अगर मान लो आप इन केसेस में फंसे हुए हो, तो इसकी सीधी सी ट्रिक ये है कि जितना भी आपका मूलधन है, जैसे हमारे केस में हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि जी 5 लाख रुपया प्रिंसिपल पेंडिंग है, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी बैंक ने लगा के 7 लाख बना दिया। अब आप वन टाइम सेटलमेंट की बात पे आ गए हो, तो सीधी सी बात यह है कि इसको तो भूल जाओ, ब्याज तो 1 रुपया भी बैंक ना लेना चाहता और ना ही आपने देना। हालांकि जब वो रिकवरी के लिए आएंगे तो आपको यही कहेंगे कि आपने 7 लाख रुपए देना है, चलो वन टाइम सेटलमेंट करनी है, आप एक काम करो 6 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए हम छोड़ देंगे। वो बात ऐसे ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बोलेंगे। लेकिन आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है ऐसा है भाई 2 लाख रुपए तो बैंक एक तरह से लेता ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि सेटलमेंट हो रही है यार, ब्याज थोड़ी ना इकट्ठा करेगा बैंक। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपया, इसका भी हद से हद 30 या 40% आपको देना है, बस इससे ज्यादा नहीं देना। मान लो 5 लाख है तो 5 या 15, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, बस इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। और सेटलमेंट का मतलब पता है क्या है, बैंक आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगेगा। बैंक क्या चाहेगा कि टोटल 5 लाख प्रिंसिपल, 2 लाख इंटरेस्ट है, बैंक तो चाहेगा पूरा 7 लाख आ जाए, 7 लाख नहीं तो 6 लाख आ जाए, 6 नहीं तो 5 आ जाए। आप क्या चाहोगे, अब सेटलमेंट हो ही रही है सॉरी भी आप ये चाहोगे ना सेटलमेंट हो ही रही है तो कम से कम अमाउंट में हो। आपके लिए तो ये भी अच्छा है, चाहे 10,000 रुपए में सेटलमेंट हो जाए, चाहे 20,000 में हो जाए, चाहे 50,000 में हो जाए। ये तो आप दोनों के बीच की नेगोशिएशन के ऊपर बात है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक के पास कोई राइट नहीं है। बैंक आपकी कोई चीज उठा के थोड़ी ना लेके जा सकता है, आपके घर के थारी कागज ले जाएगा, चाहे बैंक बोलता रहे तुम्हारा घर बेचना पड़ेगा। ये पागल होते हैं थोड़े बहुत, वो पता क्या कहेगा, मैं तुम्हारा घर बेच दूंगा, तुम्हारे घर के कागज चले जाएंगे, तुम्हारा घर बेचो, तुम्हारा सोना बेचो, कुछ भी करो, कोर्ट से ऑर्डर आएगा, बहुत डराएगा। भाई अनसिक्योर्ड लोन है, कैसे बेच देगा? सिंपल सी चीज बताओ, अनसिक्योर्ड लोन है। जब वन टाइम सेटलमेंट हो रही है, वन टाइम सेटलमेंट का मतलब ही ये है कि जी एक सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में मोल भाव हो रहा है कि इतने रुपए किलो लगा ले, इतने रुपए किलो लगा ले, आपको भी वही मोल भाव करना है। आपको ये कहना है ऐसा है, देखो सुनो सिंपल सी बात, वो कहेगा 6 लाख भरने हैं, आप कहोगे देखो भाई 6 लाख रुपए तो है नहीं है। वो कहेगा पुलिस भेज दूंगा, आप कहना यार भेज दो पुलिस, पुलिस के आने से कोई जादू तो हो नहीं जाएगा कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे, है ना। फिर वो कहेगा कोर्ट के केस चलेंगे, बोला यार कोर्ट के केस चलेंगे, जज के सामने मैंने भी यही बात बोलनी है हाथ जोड़ के कि भाई मेरी नौकरी चलेगी, ऐसा हो गया सर, तो उसने भी वन टाइम सेटलमेंट का ही ऑप्शन देना है। फिर आप बोलना कि देखो ऐसा है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर आप चाहो तो मैं भर देता हूँ। वो फिर उसका मन आएगा, उसको पता तो है वन टाइम सेटलमेंट करके केस क्लोज करना है, बस उसकी इंटेंशन है ज्यादा से ज्यादा पैसा है, क्योंकि उसका जब ज्यादा से ज्यादा पैसा लेगा उनका कमीशन फिक्स होता है भाई, 1%, 2% जितना भी वो लेगा, तो उसका इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा है। आपको ये बोलना है, अब आपको मन में बनाना है, ठीक है। जैसे इस केस की बात करूं तो इस केस में अगर आप 5 लाख का लोन है, ताजा ताजा डिफॉल्ट है, 6 महीने 1 साल ही हुआ है, तो अगर आपको 1 लाख रुपए दे के भी ये केस की छुट्टी मिलती है तो कर लो, बहुत अच्छी चीज है। मान लो आपने मन में, ये बात आपकी चॉइस है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा 1 लाख में तोड़ो, आप मेरी तरफ से तो 50,000 में तोड़ो, मेरी तरफ से 10,000 में तोड़ो, ये आपकी नेगोशिएशन के ऊपर बात है। मान लो
अगर आपके मन में ये थॉट आ गया कि यार अगर 1 लाख रुपए देके इससे पेंडा छूटे कि मेरे घर पे आना बंद करें ये रोज रोज जो मेरे घर पे आते हैं, तो मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं अगर 1 लाख में मान जाए, तो आपको 1 लाख डायरेक्ट नहीं बोलना, आपको बोलना कि देखो सर मेरे पास कुछ एक पैसों का बंदोबस्त है। वो बोला कितने हैं, तो बोलना यार मेरे पास 50,000 रुपए हैं, अगर आप वन टाइम सेटलमेंट कर सको तो कर लो। वो मानेगा नहीं, वो कहेगा भाई 50,000 रुपये में तो होगी नहीं भाई, हद से हद में 7 लाख का केस है 6 लाख में तोड़ दूंगा, चलो ऊपर बात करके 5 लाख तक हो जाएगा। लेकिन आप बोलो देखो ऐसा है भाई 50,000 है, लेने हैं तो ले लो वरना ये भी कहीं और खर्च हो जाएंगे। फिर वो ले दे करके थोड़े दिन नेगोशिएशन चलेगी, आराम से 1 लाख रुपए में मान जाएगा। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो पता है क्या कहेगा, वो ये कहेगा ये 50,000 रुपये है ना, ये 50,000 रुपये जाओ और अकाउंट में जाके भर दो, ठीक है। अब ये गलती मत करना। एक सेकंड में पिछले पेज पे आता हूं, खाली जगह लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो टोटल 7 लाख रुपए आपका लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है, और आप अगर ब्रांच में गए और आपने 50,000 रुपये भर दिए, ठीक है जी, तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो फिर 6.5 लाख रुपए दिखाने लगेगा। सॉरी, हफ्ता 2 हफ्ता 1-2 महीने वो आपको तंग नहीं करेंगे, फिर दोबारा कोई और एम्प्लॉय आपको तंग करेगा, बोलेगा 6.5 लाख रुपए का लोन डिफॉल्ट पड़ा है। तो ऐसे आंख बंद करके या तो उसके हाथ में तो कभी पैसे मत देना। गांव के लोग होते हैं, मैं आपको चलो इसके बाद बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, लाइव एग्जांपल जो असली में हुआ था मेरे साथ। तो क्या होता है, कभी भी ऐसा मत करना कि ब्रांच में गए और भर दिया। उसको सबसे पहले बोलो वन टाइम सेटलमेंट का जो लेटर है वो अपने बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी से मेरी मेल आईडी पर भेज। समझ रहे हो बात को? और उस वन टाइम सेटलमेंट लेटर में लिखा होना चाहिए कि मेरा आउटस्टैंडिंग 7 लाख रुपए है और बैंक एग्री कर रहा है कि वो ये लोन मान लो 1 लाख में क्लोज हो रहा है, 1 लाख रुपए में क्लोज कर देगा। जब वो लेटर आपको मिल जाएगा फिर आप ब्रांच में जाओ। कभी भी बैंक एम्प्लॉय के हाथ में मत पैसा देना। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत से एम्प्लॉयज को जानता हूं। देखो मैं अपनी बात करूं तो मैं भगवान से डरने वाला बंदा हूं, ठीक है। जब मैं बैंक में था मेरे पास हजारों अपॉर्चुनिटी थी कि पता नहीं, मेरे पास मानोगे 2-2.5 हजार केस थे लोन डिफॉल्ट के। हर एक से भी मैं पैसा लेता ना, होता क्या है ना, आपके हाथ में पावर होती है, मेरे को ही अप्रूवल देना है कि मैं ये लोन 1 लाख में क्लोज करूंगा या 50,000 में क्लोज करूंगा। मान लो अगर मैं ही बैंक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मैं अप्रूवल मेरे को देना है, ठीक है, मेरा नीचे जो स्टाफ है वो अप्रूवल रेज करता है, जिसको बोलते हैं मेमो रेज करना, ठीक है। वो रेज करेगा 50,000 का, मान लो मैंने इसको अप्रूव कर दिया 50,000 में, ठीक है। इसी मेमो को हम एडिट भी कर सकते हैं और कस्टमर को बोल सकते हैं कि 1 लाख रुपए में तेरी सेटलमेंट हो जाएगी। कस्टमर तो रेडी है खुशी खुशी की, ठीक है 1 लाख में कर दो। तो एम्प्लॉय क्या करते हैं 1 लाख रुपया हाथ में पकड़ लेते हैं कस्टमर से, ठीक है। हाथ में पकड़ लिया, हाथ में पकड़ने के बाद पीछे से अप्रूवल ले रखा होता है 50,000 का। 50,000 जेब में रखते हैं, 50,000 बैंक में आकर के कैश जमा कर देते हैं और अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जब लोन अकाउंट क्लोज होता है ना, तो उसकी एक गंदी चीज ये है कि आप पीछे की स्टेटमेंट नहीं देख सकते। अगर लोन अकाउंट क्लोज हो गया और कस्टमर आगे कहता है ना मेरे को स्टेटमेंट निकाल के दो, तो स्टेटमेंट में ऊपर उसका नाम, डिटेल, अता पता सब लिखा होता है और नीचे लिखा होता है लोन अकाउंट क्लोज्ड। तो वो कभी पता ही नहीं लगा पाता है कि सेटलमेंट 50,000 में हुई कि 1 लाख में हुई। इसलिए मैंने बोला कभी भी इन बैंक एम्प्लॉय के तो हाथ में पैसा मत देना। कई बार बैंक एम्प्लॉय इतने बेकार होते हैं कि मान लो किसी को इंटेंशन ही खराब हो जाए, वो 1 लाख रुपया पकड़ के आपसे ब्रांच में जाके भरे ही ना, तो फिर आप क्या कर लोगे? अब है तो वो बैंक एम्प्लॉय के पास केस, बस वो आपके घर पे आना बंद कर देगा, है ना। लेकिन उसने मान लो आगे जाके पैसे ही नहीं भरे बैंक में जाकर के, तब आप क्या करोगे? ये सारे लाइव इंसिडेंट्स है। हर इंसान अच्छा नहीं होता इस दुनिया के अंदर, ठीक है। इस चीज की गांठ मार लेना। तो कभी भी पहली चीज तो वन टाइम सेटलमेंट लेटर लो, या तो हाथ में लो वन टाइम सेटलमेंट लेटर। अगर हाथ में कॉपी ले रहे हो तो उस पर बैंक की स्टैंप और बैंक एम्प्लॉय के साइन, वो दोनों होने चाहिए। वो ब्रांच में जाके करवा लेना साइन और स्टैंप, ठीक है जी। अगर मेल पे ले रहे हो तो बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी से, जैसे मान लो SBI है तो sbi.com, वहां से आपके पास आना चाहिए ये वन टाइम सेटलमेंट लेटर। फिर उसके बाद आप ब्रांच में जाओगे और मान लो 1 लाख रुपए में सेटलमेंट लेटर देता है तो 1 लाख रुपए आप पे कर दोगे। फिर आपके अकाउंट में, लोन अकाउंट में 7 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, 1 लाख आपने पे कर दिया, फिर 6 लाख रुपए ही दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 10-15 दिन का टाइम लगता है, फिर उसके बाद बैंक अपने आप से इस अकाउंट को क्लोज कर देता है। वो थोड़ा सा टाइम लगता है लोन क्लोज होने में, लेकिन करना आपको अपने हाथ से ही है, ठीक है। इन चीजों का थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना है। अच्छा, अब एक चीज और, जैसे आपका एक चीज मैंने ये बता दी, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, जैसे मान लो आपने सेटलमेंट कर दी, ठीक है। अब सेटलमेंट कर दी, लोन अकाउंट क्लोज भी हो गया, लेकिन फिर भी आप NOC जरूर लोगे बैंक से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। NOC कई बार क्या होता है, कई लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे होता है क्या ना, मान लो आपने पैसा भर दिया, अकाउंट क्लोज भी हो गया, लेकिन कई बार उसके अंदर कुछ ना कुछ एक आधा चार्ज रह जाता है कि मान लो 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, ठीक है जी। ये चार्ज रह गया, उसके बाद
छोटा मोटा अमाउंट होता है, बैंक वाले भी इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन कई बार 2 4 5 साल के बाद ये 1,000 रुपया बढ़ के हो सकता है 20,000 रुपया हो जाए। फिर बैंक वाले आपके पास आते हैं कि 20,000 का लोन है, फिर आप हक्के बक्के रह जाते हो, यार कौन सा नया लोन आ गया, मैंने तो सारे पैसे भर दिए थे। तो जब आप लोन का पैसा भरोगे उसके बाद बैंक को कहोगे मेरे को एनओसी भी दो, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब हम ओटीएस करते हैं यानी वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, जो कि हम नेगोशिएट करते हैं, वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद देखो एक चीज समझना, मान लो हमारा 7 लाख का लोन था भाई, 5 लाख प्रिंसिपल था, 2 लाख ब्याज और पेनल्टी था। अगर तो आपको अपने सिविल स्कोर को बचाना है, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा 7 लाख रुपया भरोगे, ब्याज पेनल्टी सब कुछ, तब तो आपका सिविल स्कोर बच जाएगा। कई बार बैंक एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आपने बोला भी 1 लाख रुपया ही भरूंगा, ठीक है भाई सेटलमेंट के लिए, मान लो बैंक एम्प्लॉय तैयार भी हो गया, लेकिन वो आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं, वो पता है क्या कहेगा, यार 1 लाख भरोगे ना तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, अगर इसकी जगह आप 2.5 लाख रुपए भर दोगे ना तो आपका सिविल बच जाएगा। भाई एक सिंपल सी चीज समझो, जब वन टाइम सेटलमेंट हो रही है तो सिविल का सत्यानाश हो ही रहा है। चाहे 1 लाख भरो, चाहे 1,000 भर के सेटलमेंट करा लो, चाहे 6,99,000 रुपए भर के भी सेटलमेंट कराओगे ना, तब भी सिविल स्कोर खराब होगा। तो अगर वन टाइम सेटलमेंट हो रही है तो सिविल स्कोर खराब होना तय है। सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, उस चीज में कोई चीज नहीं है ऐसी कि आप कहो कि भाई ज्यादा, वो बैंक वाले पागल बनाते हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं ना इंडिया के अंदर। कितनों को पता है कि बैंक के अंदर काम कैसे होता है। वो यही कहेगा कि जी 1 लाख भरोगे ना तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, 2.5 भरोगे तो बच जाएगा। अरे भाई हम तो 10,000 भरेंगे, सिंपल सी चीज है, 10,000 भरेंगे, आप इसको वन टाइम सेटलमेंट कराएंगे, दैट्स इट। समझ के बात को, सिविल बचाना है तो पूरा पैसा भरो, पूरा का पूरा पैसा। अच्छा, जब हम पूरा पैसा भरते हैं और अकाउंट क्लोज होता है तो हमारे सिविल में क्या रिफ्लेक्ट करता है, अकाउंट क्लोज्ड। तो जब आपका मान लो कल को आप नया लोन लेते हो, ठीक है, नया लोन लेने जाते हो, तो जो आपको नया बैंक का क्रेडिट मैनेजर होगा वो यही सिविल में देखेगा, क्लोज लिखा है, इसका मतलब पूरा पैसा भरा है। दूसरा, कई बार लिखा होता है सेटल्ड, ठीक है जी, तो वहां से वो समझ जाता है कि अकाउंट में सेटलमेंट हुई है। कई बार लिखा होता है रिटर्न ऑफ, ठीक है जी, सिविल में लिखा होता है रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब पता है क्या होता है कि मान लो जी 5 लाख रुपया प्रिंसिपल था, 2 लाख पेनल्टी थी, अब आपने हाथ खड़े कर दिए, भाई जो होता होता कर ले, मेरे बस की नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं भरना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है, भी मेरे को वन टाइम सेटलमेंट भी नहीं करनी। तो वो लोग जब बैंक थक जाता है, 3 4 5 6 साल हो जाते हैं, थक जाता है, फिर बैंक को अपनी बुक तो क्लोज करनी है ना, वरना उसकी बुक में ज्यादा एनपीए दिखेगा तो आरबीआई डंडा मारेगा उसको, भाई इतने ज्यादा डिफॉल्ट है, क्या कर रहे हो तुम बैंक को। तो बैंक क्या करता है फिर ऐसे केसेस में, जो भी अमाउंट होता है उस सारे को लॉस दिखा देता है और अपने प्रॉफिट में से लॉस को एडजस्ट कर लेता है और फिर आपके सिविल में लिख देता है रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ऐसा भी होता है तो रिटर्न ऑफ में, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो ये गुंडे मवालियों का काम है रिटर्न ऑफ। सिंपल सी चीज बताऊं अगर कोई इज्जतदार इंसान है तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखो अब ये अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में चैलेंज क्या है एक शरीफ इंसान के लिए कि वो पैसा नहीं भर पा रहा, लेकिन बैंक एम्प्लॉय क्या है, वो हर दूसरे दिन आपके घर पे आके बैठ जाएंगे, घर की बेल बजाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो इज्जत जाती है ना इंसान की। वो पता है क्या कहेगा, यार अड़ोसी पड़ोसी कहेगा देख यार इनके पास इतना पैसा नहीं है, लोन लेते ही क्यों है, फिर वो आपके आकर के चीखेंगे, गाली देंगे, जब औकात नहीं है तो लोन लेता ही क्यों है, ऐसा वैसा, तो इज्जत जाती है। हम सेटलमेंट क्यों करते हैं, सेटलमेंट सिर्फ इसलिए ही तो करते हैं कि यार ये आना बंद कर दे मेरे घर पे, है ना, ये आएगा ही नहीं, बस इसको आना बंद हो, आने बंद करने के लिए फिर हम ओटीएस करा लेते हैं वन टाइम सेटलमेंट की, चल यार कुछ पैसा ले, अकाउंट को बंद कर, मेरा सिविल खराब होता है तो होने दे। तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। कई बार कुछ लोग क्या होता है कि मान लो ए एड्रेस पे किराए के मकान पे रह रहे होते हैं, ये लोन ले लेते हैं। अब मान लो ये किराए का मकान था, 2 लाख का लोन लिया, अब मान लो नौकरी किसी दूसरे शहर में चली गई, बी शहर में आ गया, अब ये अब इस एड्रेस पे लोन उठाया था, अब ये आ ही बी एड्रेस पे गया, तो अब रिकवरी वाले इस एड्रेस पे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, इसकी इज्जत को तो कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। तो इसको पता है कि अगर पैसा भरूंगा, सेटलमेंट करूंगा, तब भी सिविल खराब है, अगर 1 रुपया भी नहीं देता, रिटर्न ऑफ हो जाएगा लोन, तब भी सिविल स्कोर खराब है। ना बैंक इस केस में कुछ कर सकता, ना सेटलमेंट के केस में कर सकता, ना रिटर्न ऑफ के केस में, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है। सिंपल सी चीज है, छोटा मोटा 2 4 5 लाख तक का लोन होता है, बैंक इतना जोर ही नहीं मारता कोर्ट कचहरी के लिए। जब पर्सनल लोन 10 लाख से ऊपर का होता है, फिर बैंक पुश करता है कि इसको पकड़ो भाई, कहां पे है, ठीक है भाई, फिर एकदम रिटर्न ऑफ नहीं करने देता बैंक। बस सिंपल सी चीज है। वन टाइम सेटलमेंट के लिए तो हमेशा रेडी है भाई, अगर मान लो, लेकिन अगर आपका लोन ही 15 लाख का है पर्सनल लोन और आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, आपको लग रहा है कि 1 रुपया भी नहीं दूंगा तो चल जाएगा, तो उस केस में फिर सेटलमेंट तो आपको करानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे अभी तक मैं इसको क्लोज कर रहा हूं कि जी हमारा
अनसिक्योर्ड लोन कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सिक्योर्ड लोन्स के ऊपर। सिक्योर्ड लोन्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगे हमारे होम लोन, हमारा कार लोन, ठीक है, और हमारा जो है एक सेकेंड, ये ठीक है जी, हमारा होम लोन, कार लोन, या फिर हमारा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये इस पे चलने से पहले कि अगर अभी तक आपको इस सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ भी डाउट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ सुधार देना अगर आप चाहते हो कि वीडियो को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाए, तो वो भी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको ऐसे सेशंस की जरूरत है, जो फंसे पड़े हैं, परेशान हैं, उनके साथ भी आप इस सेशन को शेयर करो। ठीक है जी, चलो अब इस मतलब मैं आपको ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली होता है। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद आते हैं हम सिक्योर्ड लोन्स में। सिक्योर्ड लोन में सबसे बड़ी चीज है होम लोन। ठीक है जी, अब होम लोन के अंदर बैंक बहुत चालाक है। देखो साल 2002 से पहले तक होम लोन का भी यही हाल था, कार लोन का भी यही हाल था जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स का है, कि ऑब्वियस ही बात है, बैंक आप मान लो जैसे होम लोन है, होम लोन के अंदर बैंक क्या करता है, जो आपका घर है उसको मॉर्टगेज कर लेता है, यानी गिरवी रखता है। कब तक? जब तक आप उसका पूरा का पूरा पैसा नहीं उतार देते। तो इसे हम बोलते हैं मॉर्टगेज है जी, आपकी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है। ठीक है जी, अब होम लोन के अंदर 2002 के अंदर एक एक्ट आया, सरफेसाई एक्ट, SARFAESI। ये सरफेसाई एक्ट, इसको बोलते हैं सरफेसाई एक्ट 2002। सरफेसाई यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड इसका मतलब एक सेकंड रुको, सरफेसाई सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सरफेसाई एक्ट जो है ये बैंकों को पावर देता है। ठीक है जी, किस चीज की पावर देता है? ये बैंक्स को पावर देता है कि कस्टमर का जो घर है, अगर कस्टमर आपका पैसा नहीं भर रहा तो सरफेसाई एक्ट बैंक को पावर देता है कि कस्टमर का घर बेच के आप बैंक का पैसा रिकवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या इतना आसान है? क्या ऐसा है कि अगर किसी ने 2 साल से किस्तें नहीं भरी तो उसका घर उठा के बैंक बेच देगा? क्या इतना आसान काम है क्या? ये इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, हर केस में नहीं है। मान लो अगर 100 केस बैंक कोर्ट में लेके जाता है तो हार्डली 2 या 3 केस ही ऐसे होते हैं जिनकी नीलामी बैंक कर पाता है, ऑक्शन कर पाता है। ठीक है, चलो अब इसका प्रोसेस देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। देखो सबसे पहले तो अगेन वही है, SMA 0, SMA 1, SMA 2 और 90 डेज के बाद आपका जो लोन है वो NPA बन जाता है। NPA बनने के बाद अगेन वही लोन रिकॉल नोटिस आता है कि जी अब किस्तों वाला सिलसिला खत्म, और इकट्ठी पेमेंट देनी पड़ेगी। फिर अगेन DRN यानी डिमांड रिकॉल नोटिस की जो भी पैसा है वो 1 गो में देना पड़ेगा, और टाइम लिमिट दे देगा बैंक की 60 दिन में देना है, 90 दिन में देना है, प्रिंसिपल ब्याज इंटरेस्ट सब कुछ। और एक सेक्शन 138, ये 3 नोटिस तो भाई बहने इकट्ठे आते हैं एक साथ घर में। ठीक है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जी आपकी किस्तें बाउंस होगी, आपके ऊपर 420 का केस हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक जो भी कार्रवाई होती है ये बैंक इंटरनली करता है, बैंक ने कुछ नहीं करना। ये होने के बाद अगेन वही बैंक का जो हायर्ड आर्बिट्रेटर है, जो बैंक का पपेट है, उसके पास बैंक जाता है, वो एक डेट देता है, वहां कस्टमर पहुंचता नहीं है, और आर्बिट्रेटर सिंगल गो में बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है कि मान लो अगर किसी का 1 करोड़ रुपए का होम लोन था, ठीक है जी, और मान लो 20 लाख रुपए का उसका पेनल्टी ब्याज लगा करके 1 करोड़ 20 लाख बन गया, तो आर्बिट्रेटर 1 गो में कह देगा कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया कस्टमर को अगले 90 दिनों के अंदर अंदर बैंक को लौटाने। ठीक है, अब बैंक यहां पे ऐसा नहीं कहता कि अब ठीक है, अब इसके बाद बैंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता ही जाता है, क्योंकि बैंक को यह चीज पता है कि यार ये कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं है, और मेरे पास तो घर है उसका गिरवी, तो बैंक इसमें फाइट रखता है क्योंकि लोन अमाउंट बहुत बड़ा है, और दूसरी चीज बैंक के पास एसेट भी तो है। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, कोर्ट में जाएगा और वो जो केस है वो पूरा फोर्सफुली बैंक जो है चलाता चलता है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो कस्टमर को फेवर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अब आपने 30 ईयर्स के लिए लोन लिया, ठीक है जी, और लोन की जो EMI थी वो मान के चलो 50,000 रुपए थी हर महीने। ठीक है जी, आपको अभी 2 साल ही हुए हैं और आपका लोन हो गया डिफॉल्ट। अब आप उस घर में रहते हो और आपको इस चीज़ का डर हो गया कि यार घर मेरे को खाली करना पड़ेगा, बैंक इस घर को बेच देगा। ठीक है, जितना बैंक का मान लो अब आपने 1 करोड़ का लोन लिया और मान लो आज की डेट में आपके घर की वैल्यू 2 करोड़ है, तो बैंक कहेगा कि ठीक है यार 1,20,000 1 करोड़ 20 लाख मेरे को चाहिए थे, 80 लाख बच गया, ऊपर का घर बेचने के बाद 80 लाख रुपए आपको DD बना के दे देगा। लेकिन चैलेंज तो है ना कि आपका घर आपसे छीन लिया जा रहा है। तो इस केस में कस्टमर एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कस्टमर घर की नीलामी ना हो, घर की नीलामी ना हो तो कस्टमर एक गेम खेलते हैं। वो गेम ये है कि कस्टमर क्या करेगा, हर महीने मान लो उसकी पॉकेट अलाउ करती है 2,000 रुपए, ठीक है जी, तो हर महीने जाएगा और 2,000 रुपए अपने लोन अकाउंट में भर देगा। क्यों भरता है? ताकि नीलामी रुकी रहे। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कस्टमर कोई एक्शन नहीं ले रहा,
कोई पैसा नहीं भर रहा, तो ऑब्वियस ही बात है एक ना एक दिन बैंक इसको लेके जाएगा जज के सामने, और जज ऑर्डर दे देगा कि ठीक है। और सरफेसाई एक्ट भी पावर देता है बैंक को कि बिना जजमेंट के भी बैंक जो है घर की नीलामी कर सकता है। लेकिन फिर उसके अंदर आप घर, अभी सरफेसाई एक्ट तो दे रहा है पावर कि आप घर खाली करा सकते हो, लेकिन आप घर से बाहर थोड़ी निकलोगे। और जो बैंक का एम्प्लॉय है वो इतना गुंडा थोड़ी है कि आपको डंडे मार के घर से बाहर निकाल देगा। तो पुलिस तो चाहिए ही चाहिए आपको, है ना, सेफ्टी के लिए कि जी घर खाली कराओ, हमें घर की नीलामी करनी है। पुलिस के ऑर्डर्स फिर जज से ही आते हैं, समझ के बात को। तो जब तक कोर्ट का रोल है ही है, जब तक कोर्ट नहीं देगा, अकेला सरफेसाई एक्ट नहीं, सरफेसाई एक्ट पावर देता है कि बिना जजमेंट के भी वो आपका घर खाली करा सकता है, लेकिन आप घर खाली नहीं कर रहे हो, तो बैंक खुद में गुंडा है नहीं है, तो वो पुलिस ऑर्डर लेने के लिए फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर, चक्की पीसिंग वाला, ठीक है, राउंड एंड राउंड बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब आ गया, ठीक है, जब आ गया, हो सकता है जजमेंट आ भी जाए, हो सकता है आपकी फाइल खिसक भी जाए वहां तक, तो उससे बचने के लिए मान लो 50,000 की किस्त है, तो कस्टमर क्या करते हैं 2,000, 2,500, 1,000 जितना बनता है वो अपने लोन अकाउंट में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि मान लो कोर्ट के सामने केस गया भी, तो वहां पे कोर्ट ये कहेगा कि एटलीस्ट ये कस्टमर प्रयास तो कर रहा है, हो सकता है इसकी मजबूरी हो, ठीक है। मान लो आप भी कोर्ट में जाते हो, आप ये कह सकते हो कि मेरे से 2,000 रुपये का बल पड़ रहा है, तो मैं हर महीने 2,000 रुपये डाल रहा हूँ, मेरी नौकरी चली गई है, बट धीरे धीरे करके मैं इसको उतार दूंगा। तो कभी भी अगर आप ये स्टेप लेते हो तो कभी भी बैंक आपका ऑक्शन नहीं करा सकता। कब तक नहीं करा सकता? मान लो 2 साल हुए हैं अभी, ठीक है, 30 ईयर्स का लोन है, तो अगले 28 साल तक तो आप बच सकते हो। लेकिन 30 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद बैंक कहेगा अब तो लोन खत्म हो गया, अब तो टाइम खत्म हो गया, अब तो कंप्लीटली जो भी ब्याज है सब कुछ भरो। उस टाइम आपके पास पैसा नहीं होगा, तो फिर आपके पास कोई वो नहीं है कि मैं 1,000 रुपये भर रहा हूँ, 2,000 भर रहा हूँ, उस टाइम तो फिर करना पड़ेगा। लेकिन बैंक इतना लंबा खींचता नहीं है, आपको ही पता है कि इतना लंबा खींचोगे नहीं, क्योंकि बैंक यार आपके ऊपर वो प्रेशर तो डाल ही रहा है ना कि हर रोज आपके घर पे आने वाला, समझ गए। तो इसके अंदर भी ओटीएस होता है, यानी वन टाइम सेटलमेंट होता है। लेकिन होम लोन के अंदर मान लो आपका 1 करोड़ का होम लोन पेंडिंग है, प्रिंसिपल 20 लाख रुपए की किस्तें विस्तें, पेनल्टी इंटरेस्ट पेंडिंग है। अब आप कहते हो कि ओटीएस कर लो, तो जैसे हमने अनसिक्योर्ड एसेट्स में देखा था ना कि यार 5 लाख का था तो उसका 25-30% भी दे देंगे प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट तो देना ही नहीं, 25-30% प्रिंसिपल का भी दे देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। वो चीज इसमें नहीं चलती। इसके अंदर बैंक कहेगा कि मैं इंटरेस्ट के ऊपर ही बस वेवर दे सकता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। प्रिंसिपल जो है ना 1 करोड़, ये तो इसके अंदर तो आपको चवन्नी भी नहीं छोड़ेगा बैंक, सिंपल सी चीज है। जब आप वन टाइम सेटलमेंट करोगे, इंटरेस्ट जो है और पेनल्टी है उसके अंदर पहले ही नेगोशिएशन में तो बैंक बोलता है कि पेनल्टी माफ कर दूंगा, ब्याज पूरा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से टफ नेगोशिएटर हो थोड़े बहुत, तो उस केस में बैंक कह देगा कि ठीक है चलो मैं जो है यहां पे आपको इंटरेस्ट भी वेव ऑफ कर दूंगा। तो बैंक होम लोन के केस में यही चीज करता है कि ठीक है भाई, प्रिंसिपल जो है आपका वो एक तरह से समझो जो प्रिंसिपल है वो पूरा का पूरा रिकवर करेगा, बाकी जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है वो थोड़ा बहुत माफ कर देगा और पेनल्टी माफ कर देगा। तो इस तरीके से होम लोन की सेटलमेंट होती है। इसके बाद अगर हम कार लोन के केस पे चले, तो कार लोन का केस भी सेम है जैसा होम लोन है, ठीक है, बट कार लोन के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। जैसे मान लो अब आपके पास गाड़ी है, ठीक है, इस जैसे होम लोन में मॉर्टगेज होता है, इसके अंदर हाइपोथिकेशन होता है। हाइपोथिकेशन का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी बैंक के पास गिरवी है, कब तक? जब तक आप बैंक की सारी किस्तें नहीं उतार देते, ठीक है जी। अब मान लो किसी की गाड़ी है ये मान के चलो कि 15 लाख रुपए का लोन लिया, थोड़ा टाइम हो गया, अब जो लोन है वो 10 लाख रुपए का बचा और आपने किस्तें भरनी कर दी बंद, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कस्टमर है, ठीक है जी। बैंक सबसे पहले तो आपके पास आएगा। बैंक की पहली कोशिश ये होती है कि जो आपका एसेट है, यानी जो आपकी कार है, उसको सीज करके अपने यार्ड में ले जाए, यानी आपकी गाड़ी उठाए, उसको सीज करे और अपने यार्ड में ले जाए। कुछ अब जिसको बोलते हैं कि गुंडे टाइप जो कस्टमर हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई सिंपल सी भाषा में, कि मेरा एक दोस्त है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो बैंक में ही था, ठीक है, तो वो मॉड के ये क्या नाम है यार, ये व्हीकल वाला डिपार्टमेंट था उसके पास सारे के सारे। तो वो बोलता तो वो कहता था कि भाई यूपी के अंदर ऐसा सीन है, तो बैंक वालों को बोलते हैं भाई देख, ना तो मिले रुपए और ना तने मिला गाड़ी, सिंपल सी चीज़ है, जो करना है कर ले। तो कुछ इस तरीके के भी कस्टमर होते हैं। वही डिपेंड करता है कि जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो ऐसे भी कस्टमर होते हैं, और कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो डर जाते हैं कि यार बैंक आ गया, बैंक आ गया, बैंक आ गया। तो वो आपके ऊपर है। बट हाँ, पॉइंट ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो अब 10 लाख रुपए का लोन है जी, ठीक है, और आपने ये गाड़ी बैंक को दे दी कि ठीक है यार, आप कह रहे हो कि इसको ले जाओ यार, मेरे पास पैसा है नहीं, ले गए बैंक, इसको ले गया अपने पास, बैंक ने इसको बेच दिया। इसको जब ओपन मार्केट में सॉरी बिड करी, ये गाड़ी मान लो 8 लाख रुपए की बिकी। उसके बाद भी बैंक आपको नोटिस भेजेगा, कहेगा यार 10 लाख का लोन पेंडिंग था, गाड़ी 8 लाख की बिकी, अब 2 लाख रुपए लोन दे दो।
तो अब आप बोलना भाई ऐसा है उस्ताद जी कि 2 लाख रुपए मेरे पास तो है नहीं। अगर सिविल बचाना है तो 2 लाख भर देना पूरे के पूरे, नहीं बचाना तो आप ये कहना ऐसा है जो गाड़ी बिक गई, इसी को ही सेटलमेंट बोलते हैं। यानी गाड़ी उठा के ले गए ना, आपकी सेटलमेंट हो गई, उसके बाद वो गाड़ी बिके चाहे 50,000 रुपये की, चाहे 2,000 रुपये की, चाहे कैसे भी, ठीक है, तो वो सेटलमेंट हो गई। जैसे एक लाइव केस मेरे को पता है, हुआ क्या कि कार थी, ठीक है, उसका आई गेस 2.5-1 लाख रुपए का लोन पेंडिंग था, बट इस गाड़ी का इंजन सीज हो गया, इंजन में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, गाड़ी भी छोटी थी, बीट आती थी ना शेवरले की, वो गाड़ी थी, ठीक है, वो उसको उठा के लेके गए तो ओपन मार्केट में वो सिर्फ 70,000 रुपये की ही बिकी, ठीक है। तो फिर इसके बाद नोटिस आया बाद में बिकने के बाद 5-6 महीने के बाद कि जी 1,80,000 रुपये का जो है अब आपका लोन पेंडिंग है, अब इसको रिकवर करेंगे हम, ठीक है। तो वही चीज़ बोली। अब देखो, चाहे गाड़ी का इंजन खराब हो जाए, चाहे गाड़ी का स्टेयरिंग गायब हो, चाहे गाड़ी के चारों टायर गायब हो, चाहे गाड़ी की छत गायब हो, जो ढांचा भी अगर आपने पहुंचा दिया ना, मतलब आपने को पहुंचाने की भी जरूरत नहीं, आप बोलो कि ये गाड़ी खड़ी, मान लो जहां पे भी खड़ी है, बैंक वालों को बोलो ये गाड़ी खड़ी है, इसको उठा के ले जाओ। बैंक चाहे ढांचा उठा के ले जाए, चाहे उसकी सीटें गायब हों, चाहे उसके अंदर सांप पड़ा हो, कुछ भी हो, बैंक अगर गाड़ी उठा के ले गया, चाहे वो मूवेबल कंडीशन में हो चाहे इमूवेबल कंडीशन में हो, जो भी कंडीशन गाड़ी की होगी, बैंक अगर उसको उठा के ले गया तो कार लोन की सेटलमेंट इसे कोई बोलते हैं बस। उसके बाद चाहे कुछ भी नोटिस भेजते रहें, कुछ जज नहीं कर सकता, कोई नया केस नहीं चल सकता, वो बस बैंक का इंटरनल फॉलोअप है, वो दैट्स इट, ठीक है। आपने गाड़ी दे दी, दैट्स इट, कार की सेटलमेंट हो गई, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है। अच्छा, फिर केसीसी एक थोड़ा सेंसिटिव इशू है। केसीसी जैसे मान लो आपकी जो फसल है उसके ऊपर आप लोन लेते हो, इस लोन की 2 किस्तें होती हैं सिर्फ, हर 6 महीने में एक किस्त होती है कि क्रॉप के हिसाब से होती है, फसल के हिसाब से, ठीक है। अब कायदे से तो इस जो लैंड है वो मॉर्टगेज्ड होता है, फसल हाइपोथिकेटेड होती है, ठीक है, बैंक के पास गिरवी होती है, लेकिन इस क्योंकि ये फार्मर से रिलेटेड इशू है ना, तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि यार किसान को जा करके कि यार नहीं पैसे भरोगे तो तुम्हारी ज़मीन बेच दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मतलब समझो पूरा गांव पीट देगा तुम्हारे को। एक सिंपल सी चीज़ है, क्यों? क्योंकि ज़मीन किसान की माँ है, तो आप ये वर्ड्स यूज़ ही नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ बताऊं तो केसीसी बहुत सेंसिटिव इशू है। आई मीन महाराष्ट्र साइड और मतलब थोड़ा सा जहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र इज़ लाइक काफ़ी जगह तो फर्टाइल लैंड है, बट काफ़ी जगह ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ भी हैं महाराष्ट्र के अंदर। मैंने काम किया, जैसे पाचोरा टाइप हो गया, या फिर 40 गांव, और फिर धुलिया वगैरह एरिया जो है, ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। फिर नासिक की तरफ चले जाओगे आप आगे, तो फिर वहाँ पे काफ़ी फर्टाइल लैंड है, ग्रेप्स की बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होते हैं, इवन ग्रेप्स हाई क्वालिटी के। तो थोड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ काफ़ी लोग जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, फिर वो काफ़ी फार्मर्स अपने साथ गलत कर लेते हैं, दिक्कत में आके, है ना, प्रेशर में आके बैंक के। तो केसीसी के अंदर एज सच बैंक के पास ये समझो, हालांकि ये लैंड बैंक के पास गिरवी है, लेकिन हमारा कानून, हमारा जो सरफेसाई एक्ट है ना, SARFAESI, सरफेसाई एक्ट, जो होम लोन के केस में ये पावर दे रहा था बैंक को कि बिना जजमेंट के भी बैंक घर को खाली करा सकता है। हमारे कानून में साफ लिखा हुआ है कि सरफेसाई एक्ट, स्पेशली एक सेक्शन है 31, सेक्शन 31I, ठीक है, हाँ मेरे को शायद जहां तक याद आ रहा है ये लिखा भी हुआ, चलो ये सेक्शन 31I, ये सेक्शन पावर देता है। ये सेक्शन क्या कहता है कि सरफेसाई एक्ट केसीसी पे बिल्कुल भी लागू नहीं है। केसीसी की आप रिकवरी ये कह के नहीं कर सकते कि आपकी जमीन बेच देंगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो भी फार्मर भाई हैं। तो केसीसी के अंदर भी वन टाइम सेटलमेंट ही होती है पर्सनल लोन की तरह, कि मान लो अगर किसी का 5 लाख का केसीसी का लोन था, 2 लाख रुपए पेनल्टी ब्याज लगा दिया मान लो बैंक ने, उसके बाद अगर आप चाहो तो इसका भी 20-30% दे सकते हो। यानी अगर 5 लाख का ताज़ा लोन 5-6 महीने हुए डिफॉल्ट हुए, तो इसको आराम से 1 या 1.5 लाख रुपए दे करके आप जो है लोन को सेटल करा सकते हो। तो ये केसीसी था। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे को लग रहा है कि सारी चीज़ें हमने कर ली। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको थोड़ा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।